जैसा कि आपने सेट रिलेशन और रिलेशन में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया आपने, तो इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है फंक्शन। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो फंक्शन जो है इन सब चीज़ों के बाद पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, और ये फंक्शन जो है इन सब चीज़ों पर डिपेंड रहता है, तो इसलिए हमको फंक्शन यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फंक्शन के बारे में। जैसे कि फंक्शन में अगर कहा जाए कोई दो सेट हो और सेट कैसे हो? नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी यानी कि सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन कब बनेगा? जब ये जो है कुछ रूल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं मेथड, उसके तहत इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना है, तभी ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अब इसको जो है हम डिफिनीशन से थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की नहीं, सीधा डिफिनीशन पे चलते हैं, क्योंकि बहुत समय कम है और आपको तेज़ी से पढ़ना है। टीजीटी के लिए समय बहुत कम है और इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। सब आप लोग पढ़े हुए हैं, तो रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। या सच दैट फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है कि कोई सेट ए से सेट बी में हम फंक्शन बनाएंगे, यानी कि सेट ए के एलिमेंट को हम फंक्शन में रखेंगे और जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो सेट बी हो जाएगा, वो सेट बी के एलिमेंट मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक, एक क्यू है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब फंक्शन कब बनेगा? जब हम क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं और उनके बीच फंक्शन हम बनाते हैं। कैसे? सेट ए के एलिमेंट को, जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे हम यूज करते हैं। कह रहा है एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जो है सारे एलिमेंट को हम यूज करते हैं। अगर इसके कोई भी एलिमेंट छूट गया, इसका कोई भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। और क्या है? और एक चीज़ और है कि अगर जो है इस एलिमेंट का, अब चलिए पहले इसको बना लेते हैं। सेट बी मान लीजिए एलिमेंट है B1 B2 B3। अगर इस एक चीज़ तो हमने बताया कि इसके एलिमेंट सारे के सारे यूज होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, तभी वो फंक्शन बनाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसका जो है यूनिक कह रहा है ना, कह रहा है सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि इसका जो है सिर्फ इसमें सिर्फ एक इमेज बने, इसका जो है सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बने। अभी इमेज बताते हैं क्या होता है। तो जो है ऐसे होगा, चाहे मतलब इसका और इसका मतलब इस एलिमेंट का, सेट एक एलिमेंट का केवल और केवल एक हो। जैसे A1 का B1 है, A2 का B1 है, ये चल जाएगा, या फिर A3 का B2 है, ये चल जाएगा। अच्छा, इसमें जो है हम एलिमेंट्स को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले रेंज में सेट बी में एलिमेंट को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके सारे के सारे यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है? सेट होता है और फंक्शन होता है। तो ये था फंक्शन। अब यहीं पर हम देख लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे पहले मान लिया कि ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है A1 है, ए थोड़ा दूर लिखते हैं, A2 A3 A4 ऐसे हैं एलिमेंट है सेट ए के। और ये सेट बी है, एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 ऐसे एलिमेंट हैं। और इनके बीच जो फंक्शन बन रहा है ए से बी की तरफ बन रहा है।
मतलब कि सेट ए के एलिमेंट को हम फंक्शन में रखेंगे और जो मिलेगा वो सेट बी में मिलेगा, जो एलिमेंट बनकर आएगा वो क्या आएगा, सेट बी में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें डोमेन क्या होगा। तो जो सेट ए का सारा एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, डोमेन है। और जो जैसे कि हमने ये बनाया, हमने फंक्शन बनाया कि सेट ए का A1 एलिमेंट B1 के साथ फंक्शन बना रहा है, A2 का B2 के साथ बना रहा है, मान लिया कि A3 का भी B3 के साथ बना रहा है, A4 का B3 के साथ बना रहा है। हमारा एक एलिमेंट छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ने दीजिए। अच्छा, ये पूरा क्या होता है, सेट बी का जो टोटल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए जो सेट ए के एलिमेंट है वो कहाँ तक है, जैसे B1 B2 B3 तक हमको मिल रहा है। A1 से जो है फंक्शन बना रहा है, B1 में A2 बना रहा है, B2 में A3 बना रहा है, B2 में A4 बना रहा है, B3 में। मतलब कि जो हमने यूज किया है बी में, सेट बी में एलिमेंट, वो क्या है, B1 B2 B3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। मतलब कि जो कवर कर रहे हैं बी में वो क्या है, B1 B2 B3 है, वही हो जाएगा हमारा रेंज। अब देखिए ये जो B1 है और ये A1 है, अब B1 क्या होगा, इमेज ऑफ A1 होगा। B1 क्या होगा, इमेज ऑफ A1। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और जो A1 हमारा है वो क्या है, प्री इमेज ऑफ B1, प्री इमेज ऑफ B1। ये जो A1 हमारा है प्री इमेज ऑफ B1। ऐसे ही सब एलिमेंट क्या है, ये भी प्री इमेज है, ये भी प्री इमेज है, ये भी प्री इमेज है। और ये सब क्या है, ये इमेज है। और ये इमेज नहीं है क्योंकि ये हमको जो है फंक्शन में नहीं आ रहा है, तो ये इमेज नहीं होगा। तो इमेज क्या है, B1 B2 B3 है। तो कैसे इमेज है, B1 इमेज है किसका, A1 का। मतलब A1 के अगर A1 हम वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो हमको B1 मिल रहा है, तो इमेज B1 का इमेज क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। और A1 क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ B1। A1 क्या हो जाएगा, इसका प्री इमेज हो जाएगा। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा B2 का, और B2 क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ A2। ऐसे A3 क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ B2, और B2 क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ A3। ऐसे ही B3 इमेज ऑफ A4 हो जाएगा, और A4 क्या हो जाएगा, बी इमेज ऑफ B3। तो ये था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब कुछ स्पेशल फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेशल फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये सब चीज़ें आप जो है आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए। कह दिया अब कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब सीधा सीधा एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब कि एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, चाहे जो वैल्यू दे कोई एक ही वैल्यू देगा। एक्स की कोई वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से रखते हैं, रियल लाइन से रखते हैं, रियल नंबर में से रखते हैं। रियल लाइन में से कोई वैल्यू रखिए, 0 1 2, इधर -1 -2, कोई वैल्यू रखिए इसमें से, तो वो हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। चाहे वो जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर एक रखा है, फंक्शन हमने एक रखा, तो फंक्शन में एक रखने के बाद हमको मिल रहा है हमेशा 10 मिल रहा है। चाहे यहाँ पर 2 रखें तब भी हमको 10 मिल रहा है, 3 रखें तब भी 10 मिल रहा है, -2 रखें तब भी 10 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसे होता है, जैसे ये बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो ग्राफ होगा वो एक्स के पैरेलल होगा, और क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के। ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अगला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हमको एक्स मिले, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ पर रखिए, वही वैल्यू हमको दोबारा मिल जाए। फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखें, वही वैल्यू हमको दोबारा मिल जाए, तो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे, मतलब कि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स की जैसे मान लिया एक्स की वैल्यू हमने 2 रखा, तो हमको 2 मिल जाए, यहाँ पर कहीं पे होगा 2, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब -2 रखा तो -2 यहाँ पर कहीं मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन, अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन,
क्या है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि लिखा हमने एफ एक्स। अच्छा, मॉड को आप रिप्रेजेंट करना जानते हैं, इससे ये क्या पढ़ा जाएगा मॉड। ये जो दोनों लाइन है उनके बीच में अगर कोई चीज़ है वो क्या होता है, मॉड होता है। मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई, ऐसे होता है। तो मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स कहने का मतलब कि हम मॉड ऑफ एक्स को दो ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम एक्स लिख सकते हैं। एक्स कब लिखेंगे, जब जो है एक्स जो है बड़ा हो या फिर बराबर हो जीरो के, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या होता है माइनस एक्स। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन जीरो। यानी कि अगर हम मॉड में जो है कोई वैल्यू रखते हैं, अगर जीरो से बड़ा है, वो जीरो से बड़ा है, 0 1 1 2 ऐसे जीरो से बड़ा है, मान लिया हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, हमको प्लस ही वैल्यू देगा। अगर हमने मान लिया रख दिया कि -1, अगर हमने x के बराबर लिख दिया -1, x बराबर लिख दिया -1, तो अगर x बराबर -1 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस तो ही है पहले से, और जो है माइनस तो पहले से ही है, फिर x की वैल्यू -1, ये क्या देगा 1 देगा। तो हमेशा क्या है कि कभी भी अगर x दिया गया है या फिर -x दिया गया है, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, जब मॉडुलस निकालेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ फंक्शन। जैसे कि किसी भी फंक्शन का अगर वैल्यू निकालें वो हमेशा पॉजिटिव दे रहा है तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपने ये तो देखा ही होगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स लिख सकते हैं जब एक्स इज लेस देन जीरो। मतलब कि मॉड ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो एक्स लिखेंगे, एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या हो जीरो से बड़ा हो। जैसे जीरो से बड़ा मान लिया हमने 2 है, 2 जो है जीरो से बड़ा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, एक्स के यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो है अगर हम -2 लिख देते हैं, यानी कि जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा जब लिखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा -x हम लेंगे, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस पहले से है, अब एक्स की वैल्यू क्या लिए हैं -2, क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब यही है कि मॉड के लिए हम या तो x रखें, और x कब रखेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर -x रखें, -x कब रखेंगे, जब x क्या हो लेस देन जीरो हो, तो क्या होता है मॉडुलस होता है। अब इसे को क्या करते हैं हम f(x) कर देते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड x, यानी कि ये मॉड x का मतलब कि x की कोई वैल्यू रखो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यह था हमारा मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज डोमेन होता है, हाँ मॉडुलस फंक्शन का रेंज जो डोमेन होता है, पहले डोमेन देख लेते हैं फिर रेंज देखेंगे। डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है इसका मॉडुलस फंक्शन का वो क्या आएगा, पॉजिटिव जो है रियल नंबर आएगा। नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन ऐसे लिख देते हैं नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी होगी, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन का। चलिए देखते हैं अगला हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 0 1 2 3, इधर -1 -2, ये सब क्या है इंटीजर हैं, ये आप जानते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अच्छा इसका डिनोशन देख लेते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ऐसे, या फिर ऐसे करते हैं डिनोट ऐसे। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोशन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे मान लिया कोई वैल्यू है 2.75 और कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक रियल लाइन बनाए, अब रियल लाइन पे हमको जैसे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे लिख दिया, -1 -2 ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे इस रियल लाइन पर 2.75 कहाँ आ रहा है, तो जो है 2.75 ये 3 है, तो 2.75 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा 2 और 3 के बीच में। तो ये मान लिया हमने क्या है 2.75 है। तो इसका जब हम ग्रेटेस्ट निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि जो हमको इसका क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसका इंटीजर का मतलब ये है, इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इसका इंटीजर वैल्यू कैसे मिलेगा,
जब अगर कहे ग्रेटेस्ट कहे तो हमको क्या करना है, उसके जस्ट एक दाएं मतलब बाएं साइड में बढ़ना है, जो हमको जिसका हमको ग्रेटेस्ट चाहिए उसके जस्ट एक बाएं साइड बढ़ना है। तो इसके जस्ट एक बाएं साइड में क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब इसके जस्ट बाएं जो हमारा जो इंटीजर होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, इसका 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिया गया है -1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रियल लाइन पर जैसे 0 है, 1 है, 2 है, इधर -1 है और इधर कहीं -2 है, और जो -1.25 होगा वो क्या होगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा, यहाँ पर होगा कहीं -1.25। अब इसका देखिए ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो बाएँ भागते हैं, ग्रेटेस्ट के लिए हम बाएँ भागते हैं। बाएँ कितना भागेंगे, एक कदम, मतलब कि जहाँ पर हमको इंटीजर मिल जाए। जैसे कि इसके बाद हमको एक कदम बढ़े इधर तो क्या मिल गया हमको, इंटीजर -2 मिल गया। इंटीजर हमको चाहिए, इंटीजर दिया गया ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो बाएँ आप जाइए, बाएँ में जो इंटीजर मिल जाए वही क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगला है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें क्या होता है, इसका डिनोशन देख लेते हैं। इसका डिनोशन ऐसे होता है, ऊपर से बना देंगे ऐसे ऐसे 4.75 जैसे का इसका निकालना है। डिनोशन देख लेते हैं, तो पहले यह है इसका डिनोशन, ऐसे डिनोट करते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लिया हमने, ले लिया 2.75 ले लिया, 2.75 ले लिया, ठीक है। तो इसका हम जब स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो देखिए, अगर ये अच्छा पिछले वाले में ग्रेटेस्ट वाले में नीचे था, इसका मतलब हम बाएं साइड भागे थे। ऊपर था, इसका मतलब हम दाएं साइड भागेंगे। ऊपर का मतलब हमको बड़ी वैल्यू चाहिए, नीचे का मतलब हमको छोटी वैल्यू चाहिए। जैसे वहाँ पे होता था ना कि दे दिया 1.25, तो हम जो इधर 1 है इधर 2 है, तो हम ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बाएं साइड भागते हैं, यानी कि जो छोटी वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट के लिए छोटी वैल्यू हो। जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या करेंगे, हम दाएं साइड भागेंगे। दाएं मतलब बड़ी वैल्यू, इससे जो बड़ी वैल्यू हो। लेकिन कैसी बड़ी वैल्यू, ये भी देख लीजिए, इंटीजर होना चाहिए वो। जैसे कि अब इसको हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये कहीं 3 है, और 2.75 यहाँ पर कहीं है। तो हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, तो इसके आगे जो हमको मिल जाए इंटीजर, दाएं साइड में जो भी इंटीजर मिल जाए पहले उसको हम पकड़ लेंगे। जैसे 2.75 के बाद ये पहला इंटीजर क्या है, 3 है, तो उसको हम ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल है 0.75। इसका हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन चाहिए और फंक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, हम जो है रियल लाइन पर एक कदम दाएं बढ़ाएंगे। स्मॉलेस्ट के लिए एक कदम दाएं इंटीजर ढूंढेंगे, इसके एक कदम दाएं इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखा जाए -7.25, इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक कदम दाएं जाएंगे, और इसके एक कदम दाएं क्या होगा, 6 होगा, -6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, -7 स्मॉलेस्ट के लिए हम दाएं जा रहे हैं, और दाएं क्या होगा, 7 होगा ना, दाएं 7 होगा। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए 7 है, -7 है, ये हमारा -8 है, और ये -6 है। तो -7.25 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -7.25, 7 और 8 के बीच में होगा कहीं -7.25। तो इसके दाएं जस्ट क्या है, -7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ऐसे ही तो ये था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये इसको निकालते कैसे, इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला है ऐसे, देख लीजिए यहीं से, ये इक्वल टू होता है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इक्वल टू होता है x माइनस, और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, x माइनस ग्रेटेस्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट ऐसे बनाते हैं ना, नहीं ग्रेटेस्ट नीचे बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नीचे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल 3.45 ले लिया। अब इसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यक्स यानी कि 3.45 माइनस इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? हाँ, इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट मतलब कि एक कदम बाएं साइड में इंटीजर ढूंढना है, तो इसके एक कदम बाएं साइड में इंटीजर क्या होगा? 3 होगा, तो -3 कर देंगे। क्या आ जाएगा आंसर? 0.45। ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ले लिया हमने -2.75 ले लिया, -2.75 ले लिया, और इसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे? यक्स यानी कि ये चीज़ -2.75 और यक्स माइनस, फिर माइनस करेंगे इसका जो है ग्रेटेस्ट। तो इसका ग्रेटेस्ट मतलब कि हम एक कदम बाएं साइड में जाएंगे और जो क्या हो इंटीजर हो, तो इसके एक कदम बाएं साइड में क्या इंटीजर होगा? 2 होगा। तो यानी कि हमको क्या मिल गया? -2। इसके जैसे कि ये है, ये 3 है, ये -2 है, ये -3 है। अब जो है -2.75 इसके बीच में होगा कहीं पे, तो इसका जो बाएं साइड होगा वो क्या होगा? 3 होगा। हाँ, इसका जो ग्रेटेस्ट होगा वो -3 होगा। हमने यहाँ पर 2 लिखा है, वो -3 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +3 में से -2.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 आएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगला है सिग्नम फंक्शन। एक और हमारा है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है? सिग्नम फंक्शन इसमें क्या होता है कि जैसे दे दिया f(x) = mod ऑफ x अपॉन x दे दिया, ऐसे दे दिया। x के यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं x की यहाँ पर। तो अगर ऐसे है, इसका मतलब x जो है 0 नहीं होगा, x कभी भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कोई वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ 0 हो जाएगा कब? जब x क्या हो? =0 हो। अच्छा, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर f(x) करना चाहिए था, f(x). तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब जो है x क्या हो? लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू कोई भी हो, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, वो हमेशा क्या आएगा? जिससे हमने ले लिया x से छोटी वैल्यू -1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 अपान क्या होगा? -1। ये हो जाएगा 1 अपान -1, मिलाकर आ जाएगा -1 आएगा। यानी कि -1 क्या है? x से छोटी है, वही चीज़। तो ये वैल्यू क्या होगा? हमको हमेशा -1 मिलेगा जब क्या है? x क्या है? 0 होगा। और 0 मिलेगा कब? जब x इक्वल टू 0 हो। और 1 कब मिलेगा? जब x ग्रेटर दैन 0 हो, x ग्रेटर दैन 0 हो। जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर से हम कोई वैल्यू रख के देख रहे थे इसको, तो ठीक है, हो गया डोमेन क्या हो गया? r हो गया रियल नंबर में से कोई भी। और रेंज क्या होगा? रेंज हमारा जो होगा वो यही 3 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू हमको मिल ही नहीं सकती। इसमें हम कोई वैल्यू रखें r से, इसके अलावा हमको कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकती। तो रेंज क्या हो जाएगा? -1, 0 और 1 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो ये था सिग्नम फंक्शन। आगे देखेंगे हम काइंड्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब हमारा है काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन सबसे पहले देखेंगे 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन में क्या होता है? जैसे कि तो 1-1 फंक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 सेट दे दिया, सेट ए है और सेट बी है। इसमें एलिमेंट है a1, a2, a3। इसमें एलिमेंट है b1, b2, b3। ठीक, ये सेट है और फंक्शन बन रहा है फ्रॉम f टू b बन रहा है। तो 1-1 में क्या होगा कि इसका एलिमेंट, इसका जो है फंक्शन किसी एक के साथ बनेगा, मतलब कि सबका अपना अलग अलग बनेगा, वो हो जाएगा 1-1। अच्छा, यहाँ पर लिख दिया हमने b4 लिख दिया, जैसे कि एक छूट जाएगा कोई मतलब नहीं, यहाँ से एक छूट जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका पूरा पूरा यूज होना चाहिए तभी वो फंक्शन कहलाता है। और 1-1 के लिए क्या है? इसका सिर्फ एक के साथ बनना चाहिए, इसका सिर्फ एक साथ बनना चाहिए, ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बने, आप जो है ऐसे बना सकते हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, इधर b1 है, b2 है, b3 है। एक के साथ बनाना है, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, कोई मतलब नहीं, एक के साथ ही बनना है।
तो ये क्या होता है, वन वन फंक्शन। आगे हमारा है ऑन टू फंक्शन। सॉरी, पहले मेनी वन देख लेते हैं, वन वन के बाद में हम देख लेते हैं मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन में क्या होता है, जैसे सेट ए है, एलिमेंट है A1 A2 A3, सेट बी है, एलिमेंट है B1 B2 B3। इसमें मेनी वन में क्या होगा, जैसे कि इसका ऐसे बन जाए, मतलब इन दो का एक के साथ बने या फिर तीन का एक के साथ बने, तो वो क्या होता है, मेनी वन होता है। जैसे कि इसमें एक छूट गया उससे कोई मतलब नहीं है, तभी ये फंक्शन है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन। कब होगा, जब इसका दो का किसी एक के साथ बने या फिर दो से अधिक का, तो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। अब अगला देख लेते हैं वो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जैसे सेट ए है और सेट बी है, एलिमेंट है A1 A2 A3, एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 ले लिया हमने, ठीक है। ऑन टू में क्या होगा कि वन वन तो हो सकता है, ये देखिए जो पीछे वाला है कि वन वन भी हो सकता है या फिर जो है मेनी वन भी हो सकता है। जो ऑन टू है वो वन वन भी हो सकता है, और क्या कहते हैं, मेनी वन भी हो सकता है। लेकिन जो है इसमें क्या होगा, उसमें जैसे कि एलिमेंट छूट जाते थे, इस बी वाले सेट बी में एलिमेंट छूट जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जो है इसमें एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे यूज होने चाहिए, तब वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। मतलब कि इसका जो है, इसमें जो है कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, सब में जो है सबका इमेज होना चाहिए, तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। इसका सारा का सारा यूज होना चाहिए और इसका तो यूज रहेगा ही रहेगा, तो क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एक बात और, जो वन वन फंक्शन था, वन वन फंक्शन उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। एग्जाम में ज़्यादातर यही इंजेक्शन ही देता है, वन वन नहीं देता, ज़्यादातर ही देता है इंजेक्शन, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा ऑन टू फंक्शन था पीछे वाला, ऑन टू फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सरजक्शन। सरजक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, सरजक्शन। आप इसको लिख लीजिएगा, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछता है, ये चीज़ बहुत कम पूछता है, आपको इसको याद करके रखना ही रखना है। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, वन वन कैसे होता है, ऑन टू कैसे होता है, बाकी एग्जाम में वैसे ही पूछता है, इंजेक्शन सरजक्शन बाइजेक्शन ऐसे ही पूछता है। तो अगला हमारा है इनटू फंक्शन। अगला क्या है, इनटू फंक्शन। ये हमारा है चौथा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो है, जैसे ये सेट है, ये सेट बी है, A1 एलिमेंट है, A2 है, A3 है, इधर एलिमेंट है B1 है, B2 है और B3 है, B4 है, ऐसे है, ठीक। तो इनटू में क्या होगा, इसमें कम से कम एक छूटना चाहिए, जैसे इसका इसके साथ बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, इसमें दो छूट गए ना, तो ये इनटू हो जाएगा, कम से कम एक छूटना चाहिए। अगर एक छूट जाए तब भी जो है इनटू होगा। और जैसे कि पिछले वाले पढ़े आपने, वन वन पढ़ा, तो वन वन भी छूट जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था, वो तभी वो फंक्शन होता था। और आपने मेनी वन पढ़ा, उसमें भी एक छूट जाता था या फिर पूरा यूज हो जाता था, कोई मतलब नहीं, वो फिर भी मेनी वन था। ऑन टू में क्या था कि अपना जो है इसमें सारे के सारे यूज होते थे। इनटू में क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई एक छूटेगा, तो क्या होगा, इनटू होगा। अब अगला हमारा है वन वन ऑन टू फंक्शन। नंबर 5 क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। एग्जाम में ज़्यादातर इसी नाम का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या करते हैं कि जैसे कि कोई सेट ए है, वो कोई सेट बी है, इसमें फंक्शन बन रहा है एफ, इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 है, इसमें एलिमेंट है B1 B2 B3 है। तो वन वन ऑन टू में क्या होगा कि ये जो फंक्शन बने वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन वन का मतलब कि ये सिंगल अपना इमेज बनाए, सिंगल इमेज बनाए, और ऑन टू का मतलब कि इसके सारे के सारे यूज होने चाहिए, कोई भी छूटना चाहिए। अगर यहाँ पर B4 होता तब ये ऑन टू, वन वन ऑन टू नहीं होता। तो ये क्या होना चाहिए कि सारे के सारे यूज होने चाहिए, तो ऑन टू हो जाएगा, और सिंगल सिंगल इमेज बनाए तो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वन वन ऑन टू फंक्शन। तो थोड़ा सा देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे मान लिया कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है।
अब कोई फंक्शन बन रहा है यहाँ से एफ, अब यहाँ से कोई फंक्शन बन रहा है जी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको फंक्शन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और जब ये जो है बनेगा यहाँ से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये एफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि सीधा सीधा अगर हम इसको ना लेना चाहें और फंक्शन बन रहा है जैसे कंपोजिशन, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ जी ले सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है, जी ऑफ एफ होगा, क्योंकि जो है हमको लास्ट में जी मिल रहा है ना, तो जो लास्ट मिलता है वही लिखते हैं, जी ऑफ एफ होगा ये। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब एक और चीज़ है, इनवर्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू वाई, जब इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई एफ पावर -1 वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। इसका हम जो है प्रॉब्लम बताएंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। जो पिछला आपने पढ़ा फंक्शन में, अब फंक्शन वैसे जो कॉन्सेप्ट थे वो यहीं तक थे।